दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। रुचि और संजू दोनों ही बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थी। वैसे तो दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी, लेकिन स्वभाव से रुचि बहुत ही गुस्से वाली और जिद्दी थी, तो दूसरी तरफ संजू एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली समझदार लड़की थी। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। एक दिन अचानक रुचि को ऑफिस से कॉल आता है कि उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा, जिसके बारे में वो संजू को बताते हुए बोलती है। यार, ऑफिस से कॉल आया है, मुझे ऑफिस के काम से अर्जेंटली कानपुर जाना पड़ेगा। अब क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब? जा तू, काम पहले है यार। नहीं यार, काम से पहले मेरे लिए तू है। आज तेरा बर्थडे है और मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। कोई बात नहीं यार, हम बर्थडे तेरे आने के बाद मना लेंगे, लेकिन जो मौका तुझे आज मिला है शायद वो दोबारा ना मिले। और मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा सारा टाइम एनजीओ में ही निकल जाता है। तू चिंता मत कर, बस तू अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे। ओके माय डियर बेस्टी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कर कि अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तू सबसे पहले कॉल करके मुझे बताएगी, खुद से ज्यादा समझदार नहीं बनेगी। ओके बाबा, पक्का प्रॉमिस, तुझे सब बताऊंगी। बस अब तो रेडी हो जा। रुचि अपने काम के लिए कानपुर चली जाती है और संजू अपने एनजीओ के काम में बिजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और कानपुर में एक दिन अचानक रुचि की मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से होती है, जो कि उसके ऑफिस का मालिक था, जहां वो मीटिंग के लिए आई थी। विशाल रुचि को पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। रुचि ऑफिस स्टाफ से उसका नंबर निकालकर उसे कॉल करके बोलती है। हेलो सर, आई एम रुचि। हेलो, बट सॉरी, हु आर यू? सर, मैं रुचि बात कर रही हूँ, जो मीटिंग में आई थी आपके ऑफिस में। ओके ओके, जी बताइए, आपने मुझे क्यों कॉल किया है? सर, एक्चुअली मुझे मीटिंग से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी। कोई इश्यू नहीं है, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए 9 बजे। ओके डन सर। रुचि रोज किसी न किसी बहाने से विशाल से मिला करती थी, लेकिन उसने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बोली और विशाल को भी रुचि से बात करना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद रुचि कानपुर से वापस आ जाती है और आते ही अपनी दोस्त संजू से मिलकर बोलती है। यार, तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया। और मैंने तुझे यहाँ मिस किया। अच्छा वो छोड़, ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? सब ठीक था ना? यार, उस मीटिंग का तो पूछ ही मत। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? और तू इतना हंस क्यों रही है? पागल वागल तो नहीं हो गई? अरे नहीं यार, पागल नहीं हूँ, बस मीटिंग बहुत अच्छी थी इसलिए हंस रही हूँ। चल अब तो जल्दी से खाना लगा दे, भूख लगी है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर नाश्ता करके रुचि अपने ऑफिस और संजू अपने एनजीओ के लिए निकल जाती है। एनजीओ जाते टाइम संजू देखती है कि रास्ते में किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। वो भागकर उस जगह पर जाती है और उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ट्रीटमेंट के बाद जब लड़के को होश आता है तो संजू उससे बोलती है। आपका नाम क्या है? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मेरा नाम विशाल है। आपका इतना बुरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? आपको ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी, ऐसे कौन ड्राइविंग करता है? सॉरी आपको बुरा लगे तो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा केयरलेस इंसान हैं। बस मुझे अभी अभी होश आया है और आप तो होश में आते ही शुरू हो गयी। हाँ तो क्यों शुरू ना हो? अगर आपको इस एक्सीडेंट में कुछ हो जाता तो आपने सोचा है कि आपकी फैमिली का क्या होता? हाँ ये तो है, आपने सही कहा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है और आगे से मैं ध्यान से ड्राइविंग करूँगा। लेकिन अब और डांटने से पहले अपना नाम तो बताइए मैडम। ओह सॉरी, मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया और आपको इतना कुछ सुना दिया। मेरा नाम संजू है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा आपकी केयर देखकर। एंड नाइस नेम। अच्छा जी, आप तो बातों से ही बहुत मजाकिया लगते हो। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे एनजीओ जाने में लेट हो रहा है। आपसे कल मिलने आती हूँ, तब तक आप रेस्ट कीजिए। ओके मैडम। ऐसे ही विशाल के ठीक होने के बाद भी संजू और विशाल रोज मिलने लगे और ज्यादा से ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। संजू को विशाल के साथ समय बिताना और रहना अच्छा लगता था, क्योंकि रुचि के बाद एक विशाल ही था जो उसके दिल के इतने करीब था। विशाल एक बहुत ही बड़े और अच्छे घर का लड़का था।
इसीलिए उसने उसे कभी कुछ नहीं बोला कि वो उसे पसंद करती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। तभी एक रोज विशाल संजू से मिलने आता है और बोलता है, संजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरे दिल की बात बोल दी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरी दोस्त बहन सब है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर संजू विशाल को अपनी दोस्त रुचि से मिलवाने अपने घर ले जाती है। और जैसे ही रुचि की नजर विशाल पर जाती है, वो सोचने लगती है, यार मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। जिस इंसान को मैं इतना मिस कर रही हूँ वो मेरे सामने खड़ा है। रुचि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसको अपनी दोस्त संजू की आवाज सुनाई देती है। कहाँ खो गई मैडम विशाल जी को देखकर? विशाल जी, तू इन्हें कैसे जानती है? बहुत लंबी स्टोरी है, वो छोड़। तू ये बता कि तुझे विशाल जी कैसे लगे? हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए तुझसे मिलवाने लाई हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मैडम, सच है। मैं और तुम्हारी दोस्त बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। विशाल जी, आप रुचि से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उसे पहले से जानते हो। जी हाँ मैडम, आपकी फ्रेंड रुचि से मेरी मुलाकात मेरे कानपुर वाले ऑफिस में हुई थी, जहाँ हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अब इन्हें तो हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विशाल की बात सुनकर रुचि चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता। विशाल मेरी पसंद है, इसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी रहेगी। विशाल की शादी होगी तो सिर्फ रुचि से, नहीं तो नहीं होगी। रुचि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी संजू उसके कमरे में आकर बोलती है, सॉरी यार, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। जिसमें तेरी खुशी है मैं उसी में खुश हूँ। अगली सुबह विशाल और संजू शादी के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी रुचि संजू के कमरे में आकर बोलती है, यार मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो विशाल को कॉल करके बोल दे कि मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हम किसी और दिन शादी कर लेंगे। तू पहले ठीक हो जा। नहीं यार, मेरी वजह से तुम्हारी शादी खराब हो अच्छा लगता है क्या? ठीक है, मैं बोलती हूँ। संजू जैसे ही कॉल करके विशाल को रुचि की हालत के बारे में बता देती है। वैसे ही कॉल कटने के बाद रुचि संजू के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसकी जगह मंदिर में घूंघट करके खुद विशाल के साथ शादी कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब संजू को होश आता है तो वो भागकर मंदिर पहुंचती है और तब तक शादी हो चुकी थी। और संजू को अपने सामने देखकर जब विशाल अपने पास खड़ी लड़की का घूंघट उठाता है तो उसमें रुचि को देखकर बोलता है, मैं इस शादी को नहीं मानता। तुमने अपनी दोस्त को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे पहले दिन से जब तुमसे मिली थी ना, तब से तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ कैसे होने देती? ये पसंद नहीं, जिद है। और ये जो तुमने किया है वो धोखा ही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें पसंद करता हूँ। इस धोखे के बाद मैं भी तेरे साथ नहीं रह सकती। तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ धोखेबाजी करते हुए। इस तरह से विशाल और संजू दोनों ही रुचि को छोड़कर चले जाते हैं और अपनी जिद और धोखे की वजह से वो अपने दोनों खास रिश्तों को खो देती है। रोज की तरह ही रीमा ब्रेकफास्ट बनाते हुए अपने पति अंकुश को आवाज लगाकर बोलती है, अंकुश उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। फिर मेरे ऊपर ही चिल्लाओगे कि मैंने नहीं उठाया। ये औरत भी ना, इसको 8 बजे उठाने को बोला था, ये 6 बजे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे उठते हो या लाओ पानी की बाल्टी भर के। हाँ मेरी माँ, उठ गया। उठूंगा नहीं तो तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी। अंकुश उठकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। इतने में ही उनके घर की डोरबेल बजती है और रीमा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी छोटी बहन पीहू खड़ी होती है। पीहू को देखते ही रीमा उसे गले लगाकर बोलती है, पीहू तू यहाँ, वो भी ऐसे अचानक?
ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे मेरी प्यारी बहना, सरप्राइज बताकर थोड़ी ना दिया जाता है, बिना बताए दिए जाता है, तभी तो आई हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल टपक गई, जिसके चलते कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टियाँ है, तो मैं तेरे पास आ गई। सही किया। आ अंदर आ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। अच्छा दीदी, ये बताओ जीजू कहाँ है? उठे नहीं क्या अभी तक? कहाँ उठे, सो रहे होंगे गधे घोड़े बेचकर। तो रुक, मैं जाकर उठाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ जीजू को उठाने। आखिर उनकी साली आई है, थोड़े अलग ढंग से उठेंगे आज। ठीक है जा, जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अंकुश वॉशरूम में नहाते हुए गाना गा रहा होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी अंकुश को कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। पीहू चुपके से कमरे में आ रही थी, लेकिन अंकुश को लगता है कि रीमा है, जिसके बाद वो बोलता है। रीमा यार, तुम कमरे में आई हो तो टॉवल दे दो, मैं जल्दी जल्दी में लाना भूल गया। अरे यहाँ तो मैं जीजू को उठाने आई थी, लेकिन वो तो उठ के नहाने भी चले गए। अब क्या करूँ? बोल दूँ क्या मैं रीमा दीदी नहीं हूँ, फिर टॉवल पकड़ा दूँ? अरे हाँ, पकड़ा ही देती हूँ, वैसे भी टॉवल ही तो देना है, गेट से हाथ अंदर करके पकड़ा देती हूँ। पीहू बिस्तर पर रखा हुआ टॉवल उठाकर बाथरूम की तरफ आकर दरवाजे पर अपने हाथ से नॉक करके खड़ी रहती है। अंदर से अंकुश थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और तौलिए के साथ साथ उसे भी पकड़कर खींच लेता है, जिसके बाद शावर के नीचे अंकुश की बाहों में पीहू उसके बेहद करीब आती है और दोनों शावर के पानी में भीग रहे थे। एक पल के लिए अंकुश पीहू को बस देखता रह जाता है। तभी पीहू अंकुश को ऐसे अंडरवेयर में देखकर अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखते हुए बोलती है। सॉरी सॉरी जीजू, मैं तो आपको उठाने आई थी, आपने टॉवल मांगा तो मैं देने आ गई, लेकिन यहाँ। वैसे हुआ तो ये बहुत अच्छा। अरे अपने मुंह से बोल तो देती कि तुम रीमा नहीं हो। देखो पूरी गीली हो गई तुम। लाओ ये तौलिया, मैं तुम्हें उड़ा देता हूँ। अंकुश अपने हाथों से टॉवल पीहू को उठाते हुए ऐसे देखता है मानो उसको प्यार हो गया हो। तभी वो खुद को संभालते हुए बोलता है। तुम यहीं अंदर रहो, मैं रीमा की कोई साड़ी देता हूँ तुमको, वो पहन लेना। अंकुश बाथरूम से बाहर आकर अलमारी से रीमा की एक सुंदर सी साड़ी पीहू को देते हुए बोलता है। तुम अंदर चेंज कर लो, मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है जीजू। जीजू को देखकर लग रहा है कि मेरे ऊपर फ्लैट हो गए हैं। चलो थोड़े मजे लेना तो बनता है। पीहू के मन में भी एक अजीब सी हलचल हुई थी जब वो अंकुश के इतना करीब थी, लेकिन उसने भी खुद को संभालते हुए अपने जज्बातों को काबू किया और अंकुश की भावनाओं से थोड़ा खेलने की सोचा। कुछ देर में दोनों ही कपड़े बदलते हैं, लेकिन पीहू जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो साड़ी में पैर अटकने की वजह से वो गिरने वाली होती है। इतने में ही अंकुश उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बोलता है। अरे साली साहिबा, आज आपने खुद पर ड्यूटी लगानी है क्या मेरी? नहीं नहीं जीजू, वो क्या है ना कि साड़ी में चलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। भगवान भी ऐसी सीन क्रिएट कर रहे हैं कि जीजू को मुझसे सच में प्यार हो जाएगा। ओह ओके ओके। दोनों अब बाहर आते हैं, जहाँ रीमा पीहू को अपनी साड़ी में देखकर बोलती है। अरे तेरे कपड़े कैसे बदल गए? वो दीदी आपके बाथरूम में फिसल के गिर गई थी, तो जीजू ने मुझे आपकी साड़ी दे दी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे पागल, मुझे क्यों दिक्कत होगी? जो मेरा है वो तेरा भी तो है, आखिर तू बहन है मेरी। ओहो, मेरे लिए झूठ बोला जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हो गई हो तुम दोनों बहनों की बातें, तो मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। रीमा अंकुश और पीहू को खाने के लिए ब्रेकफास्ट देती है, जिसके बाद अंकुश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बैठे हुए भी उसको पीहू का ही ख्याल आता है। शाम होने पर जब वो ऑफिस से निकलता है तो उसको हर लड़की में ही पीहू नजर आती है। ये देखकर वो खुद से बोलता है। यार ये मुझे हर जगह पीहू क्यों दिख रही है? मैं इश्क में तो नहीं हूँ, पर ये कैसे हो सकता है? वो मेरी साली है, ये तो गलत है। लेकिन प्यार तो सही गलत नहीं देखता, प्यार तो कभी भी किसी को भी हो जाता है। अंकुश जल्दी से घर आता है, जहाँ पीहू उसके आते ही उसे पानी का ग्लास देती है। ये देखकर अंकुश बोलता है। साली साहिबा, इतनी सेवा मत करो, हमें इश्क हो जाएगा आपसे। आपका इश्क मेरे लिए रिस्क बन जाएगा जीजा जी, इसलिए अपने दिल पर थोड़ा काबू रखिए और पानी। हाय,
खुद पर काबू कर भी ले। कमबख्त ये इश्क चीज ही ऐसी है, अच्छे खासे इंसान को बेकाबू कर देती है। कुछ कह रहे हैं क्या आप मन ही मन? मेरी इतनी मजाल जो अपनी साली जाइबा को कुछ कह दूं। तभी रीमा चाय लेकर आती है और अंकुश की बात का जवाब देते हुए बोलती है। अच्छा जी, साली से तो बड़े प्यार से बातें की जा रही है, कभी बीवी से भी की है? अब इंसान की फितरत है, जो चीज उसके पास नहीं होती वो उसी के पीछे भागता है। तुमसे तो जिंदगी भर बातें करनी ही है, थोड़ी साली साइबा से भी करने दो। हाँ हाँ, करो करो। रीमा के चाय लाने के बाद सब मिलकर चाय पीते हैं और कुछ देर में डिनर के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां अंकुश पीहू के साथ आगे चल रहा था और रीमा पीछे पीछे, जिस वजह से गेट पर खड़ा हुआ वेटर उसको उसकी पत्नी समझकर बोलता है। हेलो मैम एंड सर, आप दोनों के लिए हमारे पास कपल स्पेशल टेबल है, आप दोनों वहाँ बैठना चाहेंगे? सॉरी, हम कपल नहीं हैं, हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी दीदी और मेरे जीजाजी। तो आप 3 लोगों के लिए टेबल दिखाओ। झूठी खुशी भी मत लेने दो साली साहिबा, अरे थोड़ी देर के लिए ही सही, कपल तो बने थे। ये जीजू का इश्क तो दिन पर दिन मेरे लिए रिस्क बनता जा रहा है। अगर दीदी को पता चल गया कि इनके मन में क्या चल रहा है तो मुझसे तो रिश्ता तोड़ेंगी ही और इनकी हड्डियां तोड़ेंगी वो अलग। वेटर तीनों को टेबल तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद तीनों खाना खाते हैं। इसी बीच अंकुश टेबल के नीचे से कभी पीहू को पैर मारता, कभी आंखों से इशारा करता। ये देखकर पीहू वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। तभी अंकुश भी उठकर वॉशरूम के बहाने उसके पीछे जाता है और फिर उसे रास्ते में रोकते हुए बोलता है। पीहू ऐसे इग्नोर मत करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, सुन तो लो। बोलिए। पीहू मैं इश्क में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजू ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है। उस दिन बाथरूम में मैं गलती से आ गई थी और शायद उस दिन से ही आपको मुझसे इश्क हो गया है। लेकिन भूलिए मत कि ये इश्क बड़ा ही रिस्की है, इसीलिए मैं अपनी दीदी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारा मेरे करीब आना और हंसी मजाक करना, कहीं ना कहीं तुमको भी मुझसे प्यार है, इसीलिए घबराओ मत, बोल दो। आपको मेरा जवाब जानना है? ठीक है, कल सुबह तक का इंतजार करो। अंकुश पीहू के जवाब के लिए सुबह तक का वेट करने को तैयार होता है, जिसके बाद तीनों खाना खत्म करके घर आते हैं। आधी रात के लगभग 11 बजे जब अंकुश सो जाता है, तब पीहू उठकर अपना सामान पैक करते हुए बोलती है। ये जीजू का इश्क इससे पहले मेरे लिए और रिस्क पैदा करे, मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। और वैसे भी अब तो मैं इंडिया से बाहर चली जाऊंगी और मैंने तो बस मजाक मजाक में ही उनसे पंगे ले लिए थे, लेकिन वो तो सच में ही इश्क कर बैठे। अब चुपचाप दीदी को बताकर यहाँ से खिसक लेती हूँ। पीहू चुपके से अपनी बहन को जगाती है और एक जरूरी काम का बहाना बनाकर उसी रात उसके घर से निकल जाती है। अगली सुबह अंकुश तैयार होकर पीहू के कमरे में जाकर बोलता है। मैं आ गया पीहू जवाब सुनने। इतना बोलकर वो देखता है कि कमरे में तो कोई नहीं है। पूरे घर में पीहू को ढूंढकर वो आखिर में रीमा से पूछता है कि आखिर पीहू है कहाँ, जिस पर रीमा उसे बताती है। वो तो घर गई, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया था, अब वो बाहर पढ़ाई करने जाएगी, इसलिए निकल गई थी रात को ही। क्यों, कोई काम था आपको उससे? नहीं नहीं, वैसे वापस कब आएगी? शायद कभी नहीं, बाकी वो ही बताएगी। अगर बात हुई तो पूछ लूंगी मैं उससे। सही है साली साहिबा, सही सबक सिखा गई। अब इस दिल को अपनी बीवी के अलावा कहीं नहीं लगाऊंगा ताकि ये टूटे ना। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।